अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भविष्य में वहां आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। बता दें कि अयोध्या की आबादी अभी 24 लाख है, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब राम मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुल जाएगा तो माना जा रहा है कि सारे हालात एकदम बदल जाएंगे। ये मानकर चला जा रहा है कि देश की 80% आबादी कम से कम एक बार तो अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने ज़रूर जाएगी। ऐसे में अयोध्या के पर्यावरण और उसकी सामाजिक व आर्थिक गतिशीलता को बरकरार रखने के लिए बहुत सी ऐसी चुनौतियां आएंगी जिनसे निपटना बेहद ज़रूरी होगा, और समय से पहले इस काम को करना भी बहुत ज़रूरी है। इन्हीं चुनौतियों का हल निकालने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जियो स्पेशल आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी अराहास टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड से हाथ मिलाया है, और दोनों ने साथ मिलकर आने वाले समय में अयोध्या में आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने का बीड़ा उठाया है। आज इस सिलसिले में श्री सौरभ राय, सीईओ अराहास टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने एक पत्रकार वार्ता में वैदिक सिटी सस्टेनेबल इंडेक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने की जानकारी दी। ये वैदिक सिटी सस्टेनेबल इंडेक्स प्लेटफॉर्म क्या है और अयोध्या के सतत विकास में ये कैसे मदद करेगा, इस बारे में सौरभ राय ने इंस्टेंट खबर के ब्यूरो चीफ तौकीर सिद्दीकी से बात की। तो चलिए सौरभ राय से विस्तृत रूप से जानते हैं कि इस वैदिक सिटी सस्टेनेबल इंडेक्स प्लेटफॉर्म से सतत विकास में अयोध्या के प्रयास कितने कामयाब होंगे और हमें भविष्य का अयोध्या कैसा मिलेगा। मैं अरहास टेक्नोलॉजी का सीईओ हूँ। सौरभ राय मेरा नाम है। अरहास टेक्नोलॉजी भारत की सबसे बड़ी ग्रीन ग्रोथ फंड एवरसोर्स कैपिटल द्वारा फंडित कंपनी है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबिलिटी और जीआईएस की टेक्नोलॉजीज़ में काम करते हैं तथा हमारा प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो भी क्लाइमेट, सस्टेनेबिलिटी, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बेस्ट हैं वो भारत देश के लिए लाई जाएं और उसका उपयोग करके सतत विकास की ओर प्रयास किया जाए। इसके अलावा जो आज का जो पहलू है, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, हमने अभी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक एमओयू किया है जिसके अंतर्गत हम वैदिक सस्टेनेबिलिटी सिटी इंडेक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। वैदिक शब्द इसमें आ रहा है, क्या है ये वैदिक, कैसे जुड़ा ये? जी, अच्छा प्रश्न था ये। वैदिक ऐसे जुड़ा है कि प्राचीन समय से आप देखेंगे हर शहर, और ख़ास तौर पर जो वैदिक शहर हैं, अपने पानी को, अपनी हवा को, इनको बचाने के लिए कई तरीके, जो कि जिनको आम भाषा में देशी तरीके कहा जाता है, उपयोग करते थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशंस के जो हैं वो एक जनरलाइज्ड गोल्स हैं। उसमें हर शहर, हर ज़िले के यूनिकनेस को ध्यान नहीं दिया गया है। तो हम जिन पैरामीटर्स पर प्रयास करेंगे वो वैदिक पैरामीटर्स जो प्राचीन तौर पर अयोध्या शहर में चलते चले आ रहे हैं, जो वहाँ के लोकल निवासी उपयोग करते थे। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पैरामीटर्स हैं, इन दोनों को जोड़ के जो मानक निकलेंगे वो हम रिपोर्ट करेंगे। उससे हमें पता है कि सतत विकास ज़्यादा अच्छा और बेहतर होगा। ये बात अयोध्या की है। ये अयोध्या में आपका इस इंडेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? सर, अयोध्या विकास प्राधिकरण के जो मुख्य कार्यकारी श्री विशाल सिंह जी हैं, उनका ये मानना था कि कोई भी शहर जब शहरीकरण तेज़ी से होता है तो उसमें बदलाव आते हैं। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या का एक विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया है। उस विजन डॉक्यूमेंट में सतत विकास को बहुत ही प्राथमिकता दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने हमसे पूछा कि क्या आप ऐसी कुछ कर सकते हैं जिससे ये शहर भविष्य में दूरगामी प्रभावों से बचा रहे। इसको देखते हुए हमने ये तय किया कि हम पहली बार एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर एक वैदिक सस्टेनेबिलिटी सिटी इंडेक्स लॉन्च करें और अयोध्या विकास प्राधिकरण इसको रिपोर्ट करें, क्योंकि जो चीज़ आप पहले मानकों को नापेंगे उसके बाद तभी उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो पहला प्रयास नापना होगा कि आज हम कहाँ खड़े हैं। उससे ये पता चलेगा एआई की मदद से कि सिमुलेट करके कल को क्या होने वाला है, और क्या होने वाला है उसके लिए क्या परियोजनाएं आज शुरू करनी है, क्या भविष्य में शुरू करनी है। ये अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके हिसाब से अपनी प्लानिंग और प्रारूप तैयार करेगी। ये सब आप
करेंगे कैसे? ये मैं आसान शब्दों में जी समझाता अच्छा। हूँ। देखिए, हर शहर कुछ डेटा अपना कलेक्ट करता है, पानी का, रोड का, मैं कुछ इम्पोर्टेंट डेटा की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन का, ग्रीन एरिया का, अपने जल जमाव का, ये टुकड़ों में पड़ा होता है। कई बार समय से अपडेट होता है, कई बार नहीं होता है। इन सारे डेटा सोर्सेज को लेके इंटीग्रेट कर और जो इस्टेब्लिश्ड मानक हैं उनकी कंप्यूटेशन और एनालिटिक्स यूज़ करके हम इसको एक बीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू रिपोर्ट करना शुरू करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सिमुलेशन का, जो कि एनालिटिक्स और एआई यूज़ करके कर सकते हैं। 24 लाख लोगों में अगर ये स्थिति है तो 2,40,00,000 लोग अगर आएंगे तो क्या स्थिति होगी, और उन इंडिसेस पे हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, सेम लेवल पे बने हुए हैं, ये रिपोर्ट होगा। ये जो ट्रिगर होगा, ये ट्रिगर शहर विकास प्राधिकरण को ये सोचने पर मजबूर करेगा, रादर उनको फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग करने का मोटिवेशन देगा कि कैसे इससे होने वाले दूरगामी प्रभावों को बेहतर किया जा सके। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, तो कैसे हम ज़्यादा ई व्हीकल बढ़ाएं। अगले साल या अगले महीने इतने लोग आने वाले हैं, क्या ई रिक्शा बढ़ाए जा सकते हैं शहर में? संभवतः हाँ। क्या पानी की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है? बिल्कुल हाँ। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर इसके प्रभाव बहुत दूरगामी होते हैं, क्योंकि अगर आपने जगह जगह पंप बनाने शुरू कर दिए तो शायद कल को जल लेवल और नीचे चला जाएगा। ऐसे ढेर सारे हर तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जिसकी शुरुआत होती है रिपोर्टिंग से, सही रिपोर्टिंग से और अपडेटेड रिपोर्टिंग से। तो वहाँ से हम शुरू करेंगे, एआई की मदद से सिमुलेट करेंगे, और उसके बाद नगर विकास प्राधिकरण उस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स का बुनियादी प्लानिंग करेगा। तो सवाल में ये पैदा होता है कि आप इसकी मॉनिटरिंग किस तरह से करेंगे? सर, ये तो मॉनिटरिंग के लिए ही टूल है, बल्कि अगर आप देखा जाए तो इसकी तरीका क्या है भी आप? जी, 2-3 तरीक़ों से अलग डेटा अलग किस्म से आता है। कुछ तो तरह तरह के सरकारी परियोजनाएं हैं जिसके लिए हर शहर रिपोर्ट करता है, जैसे लिवेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट करता है, जैसे महुआ के लिए कुछ अपने जल जमाव और अपने कचरा निष्पादन के व्यवस्था को रिपोर्ट करता है। ऐसे कई और रिपोर्टिंग के इंडेक्सेस हैं। उनको जब आप एक जगह ला के एक साथ पिरो के देखना शुरू करेंगे, तो फिर नगर विकास निगम के पास एक ऐप बेस्ड टेम्पलेट दिया जाएगा, जिससे वो जो डेटा की कमी है या जो डेटा सही नहीं लग रहा है, यहाँ देखिए एनालिटिक्स का फिर उपयोग आएगा। कई बार कई रिपोर्टिंग ऐसी होती है जो कि प्राइमा फेसाई गलत हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन एरर है या सही डेटा नहीं भरा गया है। एनालिटिक्स तुरंत उन चीज़ों को पॉइंट आउट कर देगा, उसको फिर करेक्ट किया जा सकता है। इस तरह से डेटा की मॉनिटरिंग होगी। उस डेटा की मॉनिटरिंग से फिर जो नया डेटा निकल के आएगा, उससे प्लानिंग शुरू होगी। और चूंकि शहर खुद ही अपनी सस्टेनेबिलिटी को रिपोर्ट करेगा, तो कभी वो शहर पीछे नहीं हटेगा। हर शहरी यही चाहेगा कि वो सस्टेनेबिलिटी बेटर हो पहले से। अच्छा, क्या इससे पहले भी किसी और टेम्पल टाउन में आपका इस तरह का कुछ हुआ है? ये पहला आपका? जी नहीं, ये अपने किस्म का एक अनूठा पहला प्रयास होगा जो अयोध्या करेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि न सिर्फ टेम्पल टाउन बल्कि बाकी शहर भी इसको बड़ी तेज़ी से फॉलो करेंगे। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी। जी सर। पराली से रिलेटेड। जी सर। जी। तो आपने उसमें जो है दिल्ली के पॉल्यूशंस के लिए मेन जो जिम्मेदार बताया वो पराली को बताया। तो पराली तो हम समझते हैं हमेशा से जलती आ रही है, तो पराली ही जिम्मेदार क्यों है? नहीं, मैंने जो उसमें ये कहा था 3 जिम्मेदारियां थी। एक तो मौसम का बदलाव। हवा पिछले 10 सालों से आप देखेंगे दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठहरने लगी है नवंबर के महीने में। एक वो है। अगला जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो है। तीसरा पराली है। चौथा लोग दिवाली को ही बोलते थे। क्यों पराली? तो संदर्भ समझना जरूरी है। इस साल दिवाली आई नहीं, गाड़ियाँ बदली नहीं, हवा हर पिछले 10 सालों से वैसी ही थी, वैसी ही है। सिर्फ एक चीज़ बदली, पराली जलना। और सीधा कोरिलेशन एनालिटिक्स की मदद से दिख रहा था कि जिस जिस दिन वो फायर बढ़ते चले गए, उस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ता गया उसके 5 दिन के लैग से। तो इसलिए पराली इकलौता जिम्मेदार नहीं है, पर अगर आप देखेंगे उसके बढ़ने का जिम्मेदार उस एक महीने में
बिल्कुल निश्चित रूप से पराली था। जैसे जैसे अब आप देखेंगे, अभी आगे का बताता हूँ, सैटेलाइट ट्रैक करता है फायर को, जैसे जैसे वो घटता चला जाएगा आप देखेंगे हवा बेहतर होती चली जाएगी दिवाली के बावजूद, और मौसम वही है, सब कुछ वही है। अब प्रश्न आता है, आपने एक और अच्छा प्रश्न किया कि पराली तो सालों से जलती थी। ज़रूरी नहीं है सर, दो अंतर आए। पहले आप देखेंगे कि क्या फसल बोई जाती थी और कैसे बदली है, और 1 महीना लेट हुई है, और फसल काटने और बोने के बीच के समय की कमी हुई है। अगली चीज़ में जो अंतर आया है कि मैकेनाइज़ तरीक़ों से काटा जा रहा है। जब मैकेनाइज़ तरीक़ों से काटा जा रहा है धान, तो करीब 1 फुट का डंठल रह जा रहा है। पहले जब हाथ से काटा जाता तो छोटा था, और जब आप उसको बाद में हल चलाते थे तो वो मिल जाता था। अब वो 1 फीट ऊंचा रह जा रहा है, तो किसानों की मजबूरी हो रही है, अब लोग मिलते नहीं हैं काम करने को। मैकेनाइज्ड अगर 1 फीट ऊपर से कट रहा है तो उनको जलाना मजबूरी हो जाती है। ये सब चेंजेस ही हैं जो कि अगर आप समग्र रूप से देखें तो इसमें सोचने पड़ेंगे। तो आपकी जो कंपनी है वो कारण तो बता देती है कि किस वजह से ये सब हो रहा है, कुछ सॉल्यूशंस वगैरह भी आप प्रोवाइड करते हैं? जी, देखिए, अगर मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात करूं तो हम तो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस दे सकते हैं और बिज़नेस प्रोसेस के सॉल्यूशंस देते हैं। जैसे ड्रोन से कैसे ट्रैक करना है, सैटेलाइट से कैसे ट्रैक करना है, किस एरिया में कहाँ जाके क्या करना है, ये सब हम कर देते हैं। पर अगर आप हमारे ग्रुप की बात करें, जो एवर सोर्स कैपिटल और जो हमारी पेरेंट कंपनी एवर इन्वायरो है, हम लोगों ने देश में 20 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप पूछेंगे तो उसी पंजाब में हमारा एक प्लांट चल रहा है जो पराली को लेके, किसानों से लेके, और उसको उपयोग करके गैस बना रहा है। ऐसे और ढेर सारा हमारा जो ग्रीन ग्रोथ फंड है ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को भारत में प्रपोज कर रहा है। तो अगर मैं अपने ब्रॉडर ग्रुप की बात करूं तो कई जेन्युइन प्रोजेक्ट हैं जिसको हम ला रहे हैं भारत में, नई टेक्नोलॉजीज़ को भारत में ला रहे हैं, ताकि इस तरह के शहरीकरण या इस तरह के दूरगामी प्रभाव जो मौसम या हमारे हैबिट्स चेंज से हो रहे हैं उसको रोका जा सके। वापस अयोध्या की तरफ लौटते हैं, तो ये आपका जो है इंडेक्स जो है कब से लॉन्च हो रहा है? हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि मंदिर लॉन्च के साथ साथ हम इसको भी लॉन्च करें, एटलीस्ट उसका एक वर्जन लॉन्च करें। ये एक दिन का प्रयास नहीं रहेगा, मैं चैलेंजेस को कम करके नहीं आंकूंगा। संभवतः हम 15 से 20 इंडिसेस के साथ पहले फेज़ में आएंगे, धीरे धीरे करके इसको 40 से 60 इंडिसेस में ले जाएंगे अगले 1 साल के अंदर, और उसके आगे फिर कॉम्प्लेक्स इंडिसेस में जाएंगे। एक से दूसरे के बीच में क्या इंटर रिलेशन है उस पर जाएंगे। तो ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, जैसे सतत विकास एक कंटिन्यूअस जर्नी है, ये भी चलता रहेगा और एआई भी इम्प्रूव होता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो रिकमेंडेशंस आएंगे वो और भी अच्छे आएंगे। इंस्टेंट खबर से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।